पनौती एक ऐसी युवती की कहानी है जो तृतीय कन्या के रूप में जन्म लेने के कारण अपने अभिभावकों की अनचाही संतान होने के अभिशाप से ग्रसित है। अपने परिजनों की उपेक्षा और अवमानना के चलते उसके जीवन में इतनी निराशा और कुंठा आ जाती है कि वह हीन भावना से ग्रसित होकर स्वयं को पनौती समझने लगती है। वह जीवन के हर क्षेत्र में स्वयं को पिछड़ा हुआ और नकारा समझती है। ऐसे में उसकी सहेली उसको प्रेरित और प्रोत्साहित कर उसके जीवन में आशा और आत्मविश्वास का उजास लाती है। यही इस कहानी की कथा वस्तु है। पनौती। स्मिता को हाथ में लिए हुए पत्र को बार बार पढ़ने के बावजूद यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ उसमें लिखा था वह सच था। उसे आशंका थी कि किसी ने उसके साथ मजाक किया था, पर लेटर हेड पर छपे हुए नाम और पते के साथ संस्था की मुहर को देखकर पत्र की असलियत पर भी शंका की गुंजाइश नहीं थी। अपने जन्म से लेकर वर्तमान समय तक पग पग पर मिली असफलताओं, अवमाननाओं और तिरस्कार को झेलते झेलते उसमें इतनी हीन भावना और निराशा आ गई थी कि उसकी सोच ही नकारात्मक हो गई थी। जीवन में कभी उसके साथ कुछ अच्छा घट सकता है या उसके भी अच्छे दिन आएंगे, ये सोचना उसके लिए अकल्पनीय था। वह बार बार निधि को पूछ रही थी कि कहीं वह तो उसके साथ मजाक नहीं करी। अनायास ही उसकी आंखें भर आई। निधि ने उसको इतना भावुक होते देखकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैडम, अब ये रोना धोना छोड़ो। सारी जिंदगी अपने आप को अनलक्की, पनौती, नकारा मानते हुए तुम सेल्फ पिटी में ही जीती रही। अब अपने सोच के संकीर्ण दायरे से निकलकर कुछ सकारात्मक चिंतन करो। तुम्हारा उपन्यास देश की सर्वोच्च साहित्यिक संस्था द्वारा नवोदित लेखकों को प्रोत्साहन दिए जाने वाले सम्मान के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में प्रथम पुरस्कार से चयनित हुआ है। इस पुरस्कार के अंतर्गत तुम्हें 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार तथा तुम्हारे उपन्यास को देश के प्रमुख प्रकाशन गृह द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। स्मिता अवाक होकर निधि को देख रही थी। कहीं ये सपना तो नहीं था? निधि ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, ऐसे क्यों देख रही हो? ये कोई सपना नहीं, हकीकत है। हाँ भाई, तुम्हारी उपलब्धि में थोड़ा योगदान मेरा भी मानना होगा। अपनी जिस पांडुलिपि को तुम पिछले कई दिनों से बेसब्री से ढूंढ रही थी, उसको तुमसे छुपाकर मैंने इस संस्था को भेजा था। मैं चाहती तो तुम्हें बता सकती थी कि तुम्हारी पांडुलिपि खोई नहीं है, पर फिर मैंने ये सोचकर चुप रहना मुनासिब समझा कि कहीं किसी वजह से वहाँ से अस्वीकृत होकर आ गई तो तुम तो एकदम टूट जाओगी और एक बार फिर गहरे डिप्रेशन में चली जाओगी। फिर एक क्षण ठहर कर पुनः बोली, स्मिता, जानती हो पिछले 2 माह से मैं कितनी बेसब्र और बेताब हूँ। हर दिन ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि काश मेरे लक्ष्य में मुझे सफलता मिले और मैं किसी तरह तुम्हें तुम्हारी नकारात्मक सोच और अवसाद की दुनिया से बाहर निकाल सकूं। आज सही अर्थों में भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी प्रार्थना सुन ली। कहते कहते उसका गला भर आया था। निधि की बात सुनकर स्मिता भी भावुक हो गई। भला इस स्वार्थपरता की दुनिया में कोई दूसरों के प्रति इतना संवेदनशील और उदारमना भी हो सकता है? एक कल्पनातीत था। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। उसने निधि का हाथ कसकर थाम लिया। उसको धन्यवाद देने या उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए उसके शब्दकोश के सारे शब्द भी कम पड़ गए थे। बिना उसके बोली निधि उसकी मनोवस्था को पूरी तरह समझ पा रही थी। आज उसे अपने मनोविज्ञान की शिक्षा की सार्थकता को व्यवहारिक रूप से फलीभूत होते देखकर असीम संतोष हो रहा था। कुछ समय तक कमरे में मौन छाया रहा। स्मिता अपनी इस विशिष्ट उपलब्धि को पूरी तरह से आत्मसात कर सके, यही सोचकर निधि ने उसको कुछ समय के लिए अकेला छोड़ना उपयुक्त समझा। उसके पास से उठती हुई बोली, मेरी क्लास का समय हो गया है, लंच टाइम में मिलते हैं, पर याद रखना आज मैं एक अच्छी सी ट्रीट लिए बिना तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। अच्छा, बाय, सी यू लेटर। निधि के जाने के पश्चात वो अपने आप में खो गई थी। बचपन से लेकर वर्तमान तक जीवन के हर महत्वपूर्ण पल एक चलचित्र की तरह उसके स्मृति पटल पर अंकित हो रही थी। असफलता, निराशा, अवमानना की अंधेरी दुनिया से निकलते निकलते मानो एक सदी ही हो गई थी। बचपन से ही तिरस्कृत और बिखरे अपने जीवन का मंजर उसे छोटी उम्र में कई बड़ी बातों को समझाता चला गया था। कम उम्र में अपने जीवन में इतने उतार चढ़ाव देखे
कि वह भी एक सार्थक सफल जीवन जी सकती है, ये सकारात्मक सोच ही बिखरने लगी। जब जब घर परिवार और बाहरी दुनिया से उसे उपेक्षा और प्रताड़ना मिलती, अपने जज्बातों और मन की पीड़ा को अभिव्यक्ति देने के लिए अपनी डायरी और कलम को ही अपना सहचर मानकर अपने मन के उद्गारों को अभिव्यक्त करने का प्रयास करती। आज फिर अपने ख्यालों के चिरागों को जलाते हुए, अपनी बीती यादों को एक बार फिर से समेटते हुए वह डायरी के पन्नों को पलटते हुए अपने अतीत की यादों में खो गई थी। जब से जन्म लिया तभी से परिवार से मिली उपेक्षा, अवमानना ने उसके जीवन में अपने अस्तित्व की सार्थकता के प्रति बड़ा सा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था। वह अक्सर सोचती कि इससे बेहतर होता कि जन्म लेते ही उसके अस्तित्व को ही मिटा दिया जाता, तो कम से कम पग पग पर इतना अपमान तो न झेलना होता। कभी वह स्वयं से ही प्रश्न करती कि अपने अभिभावकों की तीसरी पुत्री बनकर इस जगत में पदार्पण करने के लिए क्या वह दोषी थी। बड़ी दो बहनों के पश्चात बहुत मन्नतों और कामनाओं के बाद अपनी तीसरी संतान को पुत्र के रूप में देखने का सपना सजाकर ही तो उसके अभिभावकों ने उसे इस जगत में प्रवेश की अनुमति दी थी, वरना उसका भी वही हश्र होता जो उसके पूर्व उसकी दो बहनों का भ्रूणावस्था में हुआ था। इस संसार में उसका प्रवेश तो अनायास ही हो गया था। वह कब अपनी माँ के गर्भ में आ गई, इसका आभास जब उन्हें हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पता नहीं किस डॉक्टर की सोनोग्राफी मशीन ने उसकी खुशकिस्मती और उनकी बदकिस्मती के चलते लिंग परीक्षण में उसके पुत्र होने की पुष्टि कर दी थी। इसीलिए पैदा होने के पूरे माँ के गर्भ में रहते हुए तो जितनी सार संभाल उसकी हुई, शायद बहुत खुशनसीब लोगों की होती होगी। हर क्षण हर पल इसी आशा में उसकी देखभाल और विकास होता रहा कि वह एक स्वस्थ तंदुरुस्त पुत्र के रूप में जन्म लेकर उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। जिस दिन उसको इस धरा पर पदार्पण करना था, उसके पूर्व के कुछ पलों तक तो सबके चेहरों पर खुशहाली छाई हुई थी। वर्षों से पुत्र प्राप्ति की चिर संचित कामना आज फलीभूत जो होने वाली थी। दादी पापा हॉस्पिटल के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को बधाई बांटने के लिए रुपयों से भरी थैलियां लिए शुभ सूचना पाने के लिए आतुर खड़ी थी। अंततः गोतवा माँ की प्रसव वेदना समाप्त हुई और उसका इस दुनिया में आगमन हुआ। आज भी राधा मौसी से जब उन क्षणों का आंखों देखा हाल सुनती है तो मन भारी हो जाता है। उसका जन्म उसके परिवार पर एक वज्राघात की तरह हुआ। घर वालों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि डॉक्टर ने जो सूचना दी थी वह सही हो सकती थी। सोनोग्राफी में तो पुत्र होने की बात पुष्ट हुई थी, फिर ऐसी गड़बड़ अचानक कैसे हो गई। उन्हें संदेह था कि कहीं उनका बच्चा तो नहीं बदल गया, पर संयोगवश उस दिन जितने भी प्रसव हुए थे वे सभी लड़कियां ही थीं, इसलिए उनके शक की कोई ठोस बुनियाद भी नहीं रही। सबके चेहरे पर एक मायूसी सी छा गई थी, मानो कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया था। इनाम बांटने के लिए लाई गई रुपयों की खुली हुई थैलियां तत्काल बंद हो गई। पापा और दादी तो बिना उसको देखे हॉस्पिटल से चले गए थे। माँ की हालत तो और भी बदतर थी। एक तो शारीरिक वेदना, दूसरी ओर उसके पैदा करने के बाद मिलने वाले तानों और जिल्लत के खौफ ने उन्हें इतना भयातुर कर दिया था कि एक स्वस्थ तंदुरुस्त बच्ची को जन्म देने के लिए डॉक्टर द्वारा बधाई दिए जाने पर भी उनका चेहरा जीर्ण और पीला पड़ा था। इस तरह अपने आगमन पर सबकी प्रतिक्रियाओं के रूप में कितनी अवमानना और अपमान उसे मिला था। आज जब उन परिस्थितियों की कल्पना करती है तो मन भारी हो जाता है। परिवार से मिली उपेक्षा और तिरस्कार ने शुरू से उसको इतना कुंठित और हीन भावना से ग्रसित कर दिया कि वह स्वयं को भाग्यहीन और पनौती मानने लगी थी। जब भी घर में कोई अनहोनी या दुर्घटना घटती या कोई समस्या या परेशानी आती, उसको ही कोसा जाता। जब कुछ बड़ी हुई, स्कूल जाने लगी, तो वहाँ भी बहुत अच्छा नहीं कर पाई। अपने दब्बूपन और हीन भावना के कारण कक्षा में सब कुछ जानते हुए भी जब भी कोई शिक्षिका उसको खड़ा करके कोई प्रश्न पूछती तो वह सब जानते हुए भी सही जवाब नहीं दे पाती। फलतः वहाँ भी उसको वही प्रताड़ना और उपेक्षा मिली। जब 10वीं कक्षा में आई तो गणित और विज्ञान जैसे दूर विषयों को लाख कोशिश करने पर भी नहीं समझ पाती। जब अपनी कोई समस्या लेकर संबंधित विषयों के अध्यापकों के पास जाती तो किसी के पास उस जैसी कमजोर और डल छात्रा को समझाने के लिए न तो पर्याप्त धैर्य होता, न ही समय। बस जैसे तैसे
गिरते पड़ते उसने अपनी 10वीं कक्षा पार लगाई। 11वीं में पहुंची तो उसने कला और साहित्य वर्ग को चुना। इन विषयों में उसकी अच्छी रुचि थी। अंक भी हमेशा अच्छे ही मिले थे, पर घर वाले उसके कला संकाय को चुनने के निर्णय से नाखुश थे। विज्ञान वर्ग को चुनने के लिए अपेक्षित अंक उसको नहीं मिले थे, पर वे चाहते थे कि उसकी जगह वाणिज्य संकाय को ही चुन लेती। उसकी दोनों बड़ी बहनें हमेशा पढ़ने में अग्रणी थी। उन्होंने मैथ्स और साइंस में टॉप कर मेडिकल और इंजीनियरिंग क्षेत्रों को चुना था। उसके समक्ष हमेशा उनकी बुद्धिमत्ता और योग्यता का उदाहरण दिया जाता। खासकर पापा तो हमेशा उसको ताने देते। आज के विज्ञान और तकनीकी युग में कला और साहित्य विषयों की क्या महत्ता? इन विषयों में कोई कैरियर थोड़ी बनाया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग कर लो। वैसे भी कवि या लेखक बनने से जिंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती। वह उन्हें कैसे समझाती कि जिन विषयों में उसकी रुचि ही नहीं थी उनमें वह कैसे बढ़ पाती। उसने मनपसंद विषय चुनते ही 11वीं की परीक्षा में उसने स्कूल में अच्छा नाम कमाया और 12वीं की परीक्षा में तो उसने स्कूल में टॉप किया था। साथ ही बोर्ड की मेरिट लिस्ट में उसका 5वां स्थान था। स्कूल से छात्रवृत्ति मिली, पर उसकी इन उपलब्धियों और सफलताओं का मूल्यांकन करने के लिए उसके घर वालों के पास न तो समय था न ही इच्छा। वो आज भी नहीं भूली है वह दिन जब उसका परीक्षा परिणाम निकला तो सारे स्कूल में उसकी चर्चा थी। उसकी अध्यापिकाएं जो कल तक उसको कोई महत्व नहीं देती थी, उसकी सफलता पर हैरान थी। उस दिन पहली बार उसे स्वयं एहसास हुआ कि उसमें प्रतिभा है और वह अपनी मेहनत और लगन से जीवन में आगे बढ़ सकती है। इसी उत्साह और उमंग से वह जब घर पहुंची तो परिवार के सब सदस्य खाने की मेज पर एक साथ ही बैठे थे, पर उनमें से किसी ने एक बार भी उसे नहीं पूछा कि उसका परीक्षा परिणाम कैसा रहा। उसने जब स्वयं ही आगे बढ़कर अपनी सफलता की सूचना दी तो बहुत मुश्किल से पापा के मुंह से निकला, चलो बधाई हो, इस बार तुम्हारा नाम खराब नहीं किया, हमारी इज्जत रख ली। हाँ, साइंस मैथ्स जैसे विषय तो तुम्हारी बुद्धि की बाहर की बात है। जैसी तुम्हारी बुद्धि है, आर्ट्स में कुछ कर सकते हो। माँ ने जरूर उसको गले लगाते हुए बधाई दी। वाह, खूब स्मिता बेटे, तुमने तो कमाल कर दिया। कहाँ तो पिछले सालों में उत्तीर्ण होने के ही लाले पड़ते थे और इस बार तो तुमने टॉप किया है। मुझे तुम पर नाज है। दोनों बहनों ने कांग्रेट्स कहकर कन्नी काट ली थी। पापा की बातें सुनकर उसके सारे उत्साह पर पानी पड़ गया था। वह तो बहुत उम्मीद से घर आई थी कि आज पहली बार उसकी उपलब्धि को भी उसकी बड़ी बहनों की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसकी आंखें भर आई और वह बिना कुछ कहे अपने कमरे में आ गई। कमरा बंद कर वह उस दिन बहुत फूट फूट कर रोई थी। इतना तिरस्कार, इतनी अवमानना वह कब तक झेल पाती। 1-2 घंटे तक खुलकर रोने से उसके मन का गुब्बार जब निकल गया तो कुछ शांत और सामान्य हुई। परीक्षा में अच्छे अंक पाने के कारण उसको अच्छे कॉलेज में स्वतः ही प्रवेश मिल गया था। वहाँ उसकी मुलाकात पहली बार निधि से हुई। निधि उससे 2 साल सीनियर थी। कॉलेज के प्रथम सप्ताह में सीनियर्स द्वारा रैगिंग करने वालों में निधि अग्रणी थी। उसका व्यक्तित्व शुरू से ही बहुत तेज तर्रार और दबंग था। शुरू में तो उसके दब्बू और संकोची स्वभाव पर प्रहार करते हुए निधि ने उसकी खूब जमकर रैगिंग की। उसकी वजह से वह इतनी भयभीत और नर्वस हो गई कि उसने एक बार तो हॉस्टल छोड़ने का ही निर्णय कर लिया। पर कुछ समय बाद निधि उसकी रूममेट बनकर आई। निधि को अब ज़्यादा समय तक झेलना होगा, ये सोचकर ही वह घबरा गई थी। पर इस बार उसका एक नया रूप देखने को मिला। वह बाहर से जितनी कठोर और उग्र लगती थी, अंदर से उतनी ही संवेदनशील और भावुक निकली। निधि ने उसके सोए हुए वजूद को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निधि ने उसको समझाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों को तुम्हारी योग्यता और क्षमता में विश्वास नहीं। दूसरे तुम्हारे विषय में क्या सोचते हैं, तुमको इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। तुम स्वयं अपना आत्मनिरीक्षण करो, अपनी प्रतिभा का आकलन करो, अपने छिपे हुए हुनर को पहचानो और उसी को जीवन का लक्ष्य बनाकर उस क्षेत्र में स्वयं को इतना प्रवीण और दक्ष बनाओ कि सफलता तुम्हारे कदम चूमे। अपनी बात पर उसका क्या असर हो रहा है, ये देखने के लिए निधि कुछ समय चुप रहकर उसको निहारने लगी। जब उसे लगा कि वह बहुत गंभीरता से उसकी बात सुन रही थी, तो निधि ने फिर अपनी बात जारी रखी। अपने लक्ष्य को पाने के मार्ग में तुम्हें बाधाएं भी बहुत आएगी, असफलता का मुंह भी देखना होगा,
पर उनसे घबराकर पीछे नहीं हटना है। अगर हर पल अपने आप को ऐसा है और भाग्यहीन समझकर सेल्फ पिटी में ही अपना समय गुजारती रहोगी तो संभवतः जीवन में निराशा और हताशा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अपनी सोच सकारात्मक बनाओ और एक बात गांठ बांध लो कि बीता हुआ समय और बहता हुआ पानी कभी भी वापस लौट कर नहीं आता। निधि की प्रेरणा और प्रोत्साहन से उसने लेखन के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्ति देना प्रारंभ किया। सबसे पहले जब कॉलेज की मासिक पत्रिका में उसकी रचना प्रकाशित हुई और सराही गई तो उसे बहुत आत्मसंतोष मिला। फिर धीरे धीरे उसने पत्र पत्रिकाओं में भी अपनी रचनाओं को प्रेषित करना शुरू किया। वहाँ से भी उसे बहुत उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाएं मिली। जब भी उसकी रचना को स्वीकृति मिलती उसको बहुत प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलती। ऐसा लगता मानो इतने वर्षों तक उसके मन में कुंठा और निराशा के जो बादल छाए हुए थे वे अब क्रमशः छटने लगे थे। एक नया आत्मविश्वास जगा कि उसकी भी अपनी पहचान बन रही है। वह बुद्धिहीन या पनौती नहीं है जैसा कि उसके घर वालों ने उसके दिमाग में बैठा दिया था। धीरे धीरे उसने स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाएं भी उत्तीर्ण कर ली। उसका परीक्षाफल हर बार अच्छे से बेहतर होता जा रहा था। उसकी शानदार शैक्षणिक योग्यता से प्रभावित होकर उसने कॉलेज के गवर्निंग बोर्ड ने उसको कॉलेज में ही बिना किसी औपचारिक परीक्षा के लेक्चरशिप का ऑफर दिया। उन्हीं दिनों एक नामी प्रकाशन गृह द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में जब उसकी कहानी को सर्वश्रेष्ठ कहानी का पुरस्कार मिला तो एक बार फिर उसने अपनी इस उपलब्धि को घर वालों के साथ बांटना चाहा, पर तब भी उसको उनकी ओर से कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। पापा ने यह कहकर उसके सारे उत्साह पर पानी फेर दिया। क्या पड़ा इन झूठे आदर्शों और खोखली संवेदनाओं में, ये सब कहानियों में ही अच्छे लगते हैं। जीवन को व्यवहारिकता से जीना सीखो। पापा की प्रतिक्रिया का उस पर इतना गहरा असर हुआ कि वह फिर एक बार डिप्रेशन में चली गई। उस समय भी वह निधि ही थी जिसने बहुत मुश्किल से उसको अवसाद के घेरे से बाहर निकालने में इतना परिश्रम किया। आज भी वे लम्हे उसके स्मृति पटल पर ज्यों के त्यों अंकित हैं। निधि ने उसको जबरदस्त डांट लगाते हुए कहा, स्मिता बहुत हो चुका, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसके लिए सहानुभूति जताने की जगह मुझे तुम पर बहुत क्रोध आ रहा है। कब तक दूसरों की प्रतिक्रियाओं को महत्व देकर अपने भविष्य को अंधकार बनाती रहोगी। अब वह बचपना छोड़ो, तुम कोई स्कूल गर्ल नहीं हो, कॉलेज की लेक्चरर हो। अपनी स्वयं की सोच विकसित करो, अपने वजूद को पहचानो। हमेशा बच्चन जी की इन पंक्तियों को जीवन का आदर्श बना लो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। निधि के कारण ही एक बार फिर से अपने अवसाद से बाहर निकल पाई थी। ये सब सोचते सोचते ही वह अपने आप में इतना खो गई कि उसका ध्यान ही नहीं हुआ कि 2 घंटे से वह अपने विचार तंद्रा में ही मग्न थी। निधि यदि आकर उसके कंधे को थपथपाकर सजग न करती तो वह न जाने कितनी देर और इसी तरह खोई रहती। निधि कह रही थी, अरे मैडम जी, अपनी खुशियों में इतनी तन्मय हो गई कि हमें ही बुला बैठी। मैं पिछले 10 मिनट से तुम्हें निहार रही हूँ, पर तुम आंख बंद किए अपने ख्यालों की दुनिया में इतनी मशगूल हो रही हो कि मैंने तुम्हें टोकना उचित नहीं समझा। पर अब तो लंच टाइम भी समाप्त होने वाला है, चलो कैंटीन चलते हैं, बहुत भूख लग रही है। निधि की बात सुनकर वह एकदम झिम गई। सजग होते हुए बोली, सॉरी, आज शुरू से लेकर अब तक अपने अतीत का लेखा जोखा करने में ही समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। कैंटीन की ओर चलते चलते निधि ने पूछा, स्मिता, अरे अपने घर वालों को ये शुभ समाचार सुनाया कि नहीं? उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? वह गंभीर होकर बोली, नहीं, मैंने जरूरी नहीं समझा। वैसे भी मैं क्या कर रही हूँ इसमें उनकी कोई रुचि नहीं है। जब मेरी सफलता असफलता से उन्हें कोई सरोकार ही नहीं रहा तो फिर मुझे भी अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अपनी खुशियाँ ऐसे लोगों के साथ बांटूं जिन्होंने मुझे जीवन भर जलील और प्रताड़ित किया। दीदी, अब मुझे समझ में आ गया है, पनौती, बदनसीब, भाग्यहीन जैसे विशेषण हमारे कमज़ोर, असुरक्षित और हीन भावना से ग्रस्त भयभीत मन की आशंकाएं हैं। यदि हम साहस करके इनसे ऊपर उठने का प्रयास करें तो अपनी लगन, निष्ठा और अध्यवसाय से जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। मैं आभारी हूँ आपकी, जिन्होंने मेरे संपूर्ण व्यक्तित्व को एक नई दिशा दिखाई है। आप ही तो मेरी सब कुछ हैं, सही अर्थों में ए ट्रू फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। कहते कहते स्मिता का गला भर आया था।
उसने निधि का हाथ कसकर थाम लिया था। निधि भी उसकी बातें सुनकर भावुक हो गई थी। उसे अपने गले से लगाते हुए वह सोच रही थी, सचमुच ही स्मिता बदल गई थी। उसका ये नया रूप देखकर निधि को सुखद आश्चर्य हो रहा था।